हेलो दोस्तों, मैं अंकुल पटेल आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो पिछले क्लास में हम शुरू किए थे और लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। वो था टॉपिक एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम में बताया गया था, इसको हम लोग पुमंग कहते हैं। यहां तक तो हम लोग जान गए थे कि पुष्प में नर भाग को पुमंग कहते हैं। और पुमंग में जो है आपका इस प्रकार से एक चित्र भी बनवाया गया था। इस प्रकार से जो है एक सिंपल सा फिगर बनवाया गया, जिसमें जो है ये जो है आपका क्या है, परागकोश, और ये जो है तंतु। और ये जुड़ा किसके द्वारा होता है, तो योजी के द्वारा जुड़ा होता है, यानी कि कनेक्टिव के द्वारा। इसको हम लोग एंथर बोलते हैं और इसको बोलते हैं फिलामेंट। और ये दोनों को मिलाकर के हम लोग बोल रहे थे क्या, तो बोल रहे थे पुंकेसर, यानी कि स्टेमेन। और ये जो है आपका पुमंग की इकाई था। तो ये चीजें याद रखिएगा, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहती है। पुंकेसर के दो भाग होता है, परागकोश, तंतु। और ये परागकोश और तंतु आपस में योजी के द्वारा जुड़ा होता है। इसके बाद जो है यहां से हम लोग इसको कट लगाए थे और यहाँ पे जो है एक फिगर बनाया गया था इस प्रकार से। इस प्रकार से एक फिगर बनाए थे और यही जो है परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र है, जो पिछले क्लास में हम अच्छे तरीके से बनाए थे। इसके बाद हम बताए थे कि परागकोश जो है दो पाली में बटा होता है। कितने पाली में बटा होता है, दो पाली में, एक इधर राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। प्रत्येक पाली में जो है कोष्ठक होता है, जिसको हम लोग थीका बोल रहे थे, या इसको हम लोग पोलन सेक भी बोल रहे थे। ये चीजें याद रखिएगा। और याद रखिएगा एक परागकोश के अंदर 4 गो पोलन सेक होता है, यानी कि 4 लघु बीजाणुधानी होता है, यानी कि 4 थीका होता है। यही थीका यानी कि पोलन सेक जो है आगे चल करके लघु बीजाणुधानी बन जा रहा था, क्योंकि इसी के अंदर जो है आगे चल करके परागकण का निर्माण होने वाला है। इसके बाद हम लोग जाने कि ये जो लघु बीजाणुधानी है ये चारों ओर से जो है 4 परतों से घिरा होता है। चारों ओर से 4 परतों से घिरा होता है। आज हम लोग इन्हीं 4 परतों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सा परत लघु बीजाणुधानी के चारों ओर होता है। ये नाम भी बताया गया था पिछले क्लास में। आज हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे क्या होता है। देखिएगा, लघु बीजाणुधानी का जो सबसे बाहरी परत होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। दूसरा जो लेयर होता है एंडोथेसियम। और तीसरा जो लेयर होता है मिडिल लेयर। और चौथा जो लेयर होता है वो होता है टेपिटम। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एपिडर्मिस। दूसरा जो है एंडोथेसियम। तीसरा जो है इसको बोलते हैं मध्य परत, और इसको टेपिटम भी बोल देते। अब इन्हीं चारों परतों के बारे में हम लोग जानने वाले। अब पिछले क्लास में जो बनाया गया था लघु बीजाणुधानी, और इस प्रकार से फिर से एक बार देखिएगा, इस प्रकार से बनाया गया था।
ये जो है पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र है, बार बार हम बोल रहे हैं। इसको कॉपी में आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, आसानी से फिर बन जाएगा। और इसमें फिर ये अंदर में लघु बीजाणुधानी था। एक पराग कोश के अंदर में लघु बीजाणुधानी की संख्या के होगा तो 4 गो होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि पराग कोश के एक पाली में, यानी कि एक गो पाली बीच से 2 पाली में बदल जाता है, एक इधर वाला पाली एक उधर वाला, तो एक पाली में 2 गो लघु बीजाणुधानी। लेकिन पूरा पराग कोश की बात की जाएगी तो 4 गो लघु बीजाणुधानी होगा। लेकिन एक बताए थे मालवेसी कुल के पादप, जिसमें हम लोग पढ़े थे भिंडी और कपास आता है, और उसमें जो है एक गो पाली पाया जाता है। 2 भाग में पाली ना बदल रहेगा, एक गो पाली पाया जाएगा। और एक पाली में जो है सिर्फ 2 गो क्या होता है, लघु बीजाणुधानी, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीका बोल सकते हैं या पॉलन सेक बोलते हैं। ये चीजें याद रखिएगा। अब बताया जाता है कि ये जो लघु बीजाणुधानी होता है इसके चारों ओर 4 परत होता है। तो यहाँ से इसको हम लोग कट करते हैं और बड़ा करके देखते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे कि मान लिया जाए कि वो वाला पार्ट है, यहाँ पे इस प्रकार से बनाते हैं। तो बताया जाता है कि इसका जो सबसे ये जो लेयर होता है इस प्रकार से, सबसे बाहरी लेयर, ये जो सबसे बाहरी लेयर है इसी को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस या एपिडर्मिस। ये चीजें याद रखिएगा। लघु बीजाणुधानी के सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है, और यह एक स्तरीय होता है, यानी कि सिंगल लेयर वाला होता है। ऐसा नहीं कि 3-4 गो कोशिका, काफी पतला होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। लघु बीजाणुधानी के सबसे बाहरी परत को क्या बोलती है, एपिडर्मिस बोलते हैं, और यह जो है एक स्तरीय होता है। तो ये था एपिडर्मिस के बारे में। अगर एपिडर्मिस के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, यह एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। कहने का मतलब यह जो है लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ये चीजें याद रखिएगा। दूसरा जो है आपका एंडोथेसियम है। ये जो है आपके पाया जाता है यहाँ पे, इसके नीचे, यानी कि एपिडर्मिस के नीचे जो है एंडोथेसियम की लेयर पाई जाती है, और यह भी जो है सिंगल लेयर वाला होता है। ऐसा नहीं है कि यह जो है 2-3 लेयर का होता है, ये भी जो है एक ही परत वाला जो है आवरण है। और दूसरा जो लेयर है यानी कि एपिडर्मिस के नीचे, इसको हम लोग एंडोथेसियम बोलते हैं, और प्रायः यह भी जो है क्या होता है, और एक स्तरीय होता है। बताया जाता है कि इसकी जो कोशिकाएं हैं इसमें जो है सेलुलोज की धारियां पाई जाती है, यानी कि सेलुलोज पाया जाता है खास करके इसकी कोशिकाओं में। और यह जो लेयर होता है इसमें जो है आर्द्रता ग्राही प्रकृति पाया जाता है। आर्द्रता ग्राही कहने का मतलब कि यह वातावरण से नमी को खींच लेता है। तो ये चीजें भी याद रखिएगा। पूछेगा निम्न में कौन सा परत जो है या कौन परत जो है आर्द्रता ग्राही होता है, यानी आर्द्रता का मतलब जो वायुमंडल में जो नमी है उसको खींचने का काम कौन करता है, तो एंडोथीसियम करता है। कौन करेगा, एंडोथीसियम। तो ये चीजें याद रखिएगा। और जिसके कारण यह पराग कोश को, या बताया जाता है पराग कोश के स्फुटन में मदद करता है। जैसे कि ये पराग कोश है, इसके अंदर परागकण बन गया, अब इसको विस्फोट यानी कि फटना भी पड़ेगा, तब तो इसके अंदर से परागकण निकलेगा। ये फटेगा कैसे, तो इस लेयर के कारण, एंडोथीसियम के कारण। यह जो है आर्द्रता ग्राही होता है, आर्द्रता को वायुमंडल से ग्रहण करेगा, और यह जो है फट जाएगा यानी कि स्फुटित हो जाएगा, और जिसके कारण परागकण जो है परागकोश से मुक्त होता है या लघु बीजाणुधानी से मुक्त हो जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। तो ये था आप लोग का क्या, एंडोथीसियम के बारे में। तीसरा जो है मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर यानी कि मध्य परत क्या होता है, तो बताया जाता है कि यह 1 से लेकर के 3 परतों वाला लेयर होता है, यानी कि यह लगातार जो है 3 परतों से बना होता है। इसी प्रकार एक और होगा, एक और होगा, तो इस प्रकार से जो है 3 परतों वाला आवरण होता है। और बताया जाता है कि यह जो है खास करके क्या करता है कि इसकी कोशिकाएं नष्ट होकर के जो है बीजाणु जनन ऊतक को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, यानी कि इसके अंदर जो बीजाणु का निर्माण करेगा उस ऊतक को जो है ये पोषण प्रदान करने का काम करता है। ये मिडिल लेयर है। पूछ देता है कि मिडिल लेयर कितने परतों से बना होता है, तो 3 परतों से बना होता है। इस बात को खास ख्याल रखिएगा। और यह परत जो है एंडोथीसियम के नीचे पाया जाता है, यानी कि हम लोग ऐसे बोलेंगे एंडोथीसियम के नीचे पाई जाने वाली परत को क्या बोलती है, मध्य परत बोलती है। और यह 1 से 3 परतों वाला आवरण होता है, और इसकी कोशिकाएं जो है नष्ट होकर के बीजाणु जनन ऊतक को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। ये आपका हो गया मिडिल लेयर। तीसरा जो है टेपिटम। ये टेपिटम क्या होता है, तो सबसे आंतरिक जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं टेपिटम, यानी कि सबसे अंदर में। इसके बाद भी एक और जो है कोशिका होगा,
और ये सबसे अंदर वाला जो आवरण है या लेयर है उसको हम लोग टेपिटम बोलते हैं। और बताया जाता है कि टेपिटम जो है ये लेयर सबसे महत्वपूर्ण लेयर है, यानी कि लघु बीजाणु धानी का यह सबसे महत्वपूर्ण यानी विशिष्ट परत होता है। अब क्या होता है कि इसकी कोशिकाएं जो है परागकण को या विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। साथ ही साथ कभी कभी पूछ देता है कि टेपिटम की कोशिकाएं जो है बहुकेंद्रकी होता है। बहुकेंद्रकी का मतलब होता है एक से अधिक केंद्रक जो है इसके एक कोशिका के अंदर उपस्थित हो सकता है। तो ये बहुकेंद्रकी हो सकता है, लंबी भी होता है, बड़ी भी होता है, बस समझ गए ना। तो ये सारी चीजें जो है ये सारी खूबियां पाई जाती है और इसके अंदर जो कोशिका द्रव पाया जाता है वो सघन होता है यानी कि गाढ़ा होता है। ये चीजें सब याद रखिएगा। टेपिटम की कोशिकाएं लंबी, बड़ी और बहुकेंद्रकी होती है। तो ये 3 पॉइंट कम से कम बहुत जरूरी याद रखना है। अब बताया जाता है कि टेपिटम की कोशिकाएं किसको पोषण प्रदान कर रहा था, तो विकासशील परागकण को पोषण प्रदान कर रहा था। आइए अब हम लोग जानते हैं ये चारों परत के बारे में जानने के बाद ये जो लास्ट है टेपिटम, टेपिटम के बहुत बार कार्य के बारे में पूछ देता है। तो हम लोग जानेंगे टेपिटम के क्या कार्य होते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिएगा टेपिटम के कार्य, टेपिटम के 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिएगा इसका सबसे पहला काम है कि यह विकासशील, सबसे पहला काम तो यही लिख देंगे, विकासशील परागकण को, विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। यानी कि टेपिटम की कोशिकाएं विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ये चीजें याद रखिएगा, टेपिटम की कोशिकाएं विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा नंबर पे बताया जाता है कि इसके द्वारा जो है पादप हार्मोन का भी स्राव होता है। यानी कि टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा पादप हार्मोन का भी स्राव होता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये चीजें याद रखिएगा। और पादप हार्मोन में बताया जाता है कि बहुत सारे हार्मोन का स्राव हो सकता है, जैसे कि एक है IAA, इसका फुल फॉर्म होता है, ये IAA एक प्रकार का जो है पादप हार्मोन है और इसका फुल फॉर्म होता है इंडोल एसिटिक एसिड। तो ये चीजें याद रखिएगा। और इसका स्राव जो है यानी कि टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा कई प्रकार के पादप हार्मोन का स्राव होता है, जिसमें एक है IAA जिसका फुल फॉर्म होता है इंडोल एसिटिक एसिड। तो ये चीजें हो गई। तीसरा नंबर में जो है बताया जाता है कि टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थों का भी स्राव होता है, जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। तो ये चीजें याद रखिएगा। पूछेगा कि बताइए टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा जो है रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है कि नहीं होता है। पूछेगा कि स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ का स्राव किस कोशिका के द्वारा होता है, तो टेपिटम की कोशिका के द्वारा होता है। ये चीजें याद रखिएगा। और बताया जाता है कि ये स्पोरोपोलेनिन जो है परागकण के बाह्य चोल में भी पाया जाता है, यानी कि उसको बनाने का काम करता है ये स्पोरोपोलेनिन। यानी कि परागकण का जो बाहरी आवरण होता है, एग्जाइन होता है, यानी कि बाह्य चोल होता है, उसको बनाने का कार्य करता है स्पोरोपोलेनिन। ये था तीसरा नंबर। अगला जो है चौथा नंबर हम लोग चलते हैं। बताया जाता है कि टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा कुछ आवश्यक पदार्थों का स्राव होता है जो पोलन किट के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये 4 पॉइंट जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टेपिटम के कार्य में। सबसे पहला क्या
कि टेपिटम की कोशिकाएं विकासशील परागकण को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। दूसरा, टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा जो है पादप हार्मोन का स्राव होता है। और तीसरा जो है टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा स्पोरोपोलिनिन नामक रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है। और चौथा जो है इसके द्वारा जो है कुछ आवश्यक पदार्थों का स्राव होता है जो पोलन किट के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, इसमें बहुत सारा पार्ट है, जैसे कि पोलन किट क्या होता है ये हम आगे जो है पढ़ाएंगे। अभी बस इतना याद रखिएगा ये चारों पॉइंट को, बाकी सारा चीज जो है स्टेप बाय स्टेप आते जाएगा। आप सिर्फ समझते हुए चलते रहिए और कॉपी पे नोट करते रहिए। जब तक कॉपी पे आप नोट नहीं कीजिएगा तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। चलिएगा, तो ये था हम लोग का क्या, लघु बीजाणुधानी जो है चारों ओर से 4 परतों से घिरा होता है, इसके बारे में। अब जो है हम लोग लघु बीजाणु धानी के बारे में पढ़ने के बाद अब हम लोग चलने वाले हैं, पढ़ते हैं लघु बीजाणु जनन कहते किसको है, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। लघु बीजाणु जनन, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं और उसके बाद हम लोग सारी चीजों को समझेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, बात यहाँ पर करते हैं लघु बीजाणुधानी के बारे में, या परागकोश के बारे में बात कर सकते हैं। लघु बीजाणुधानी या परागकोश के बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बताया जाता है कि परागकोश जिसको हम लोग एंथर बोल रहे थे, परागकोश यानी कि एंथर के प्राइमोडियल पार्ट में प्राइमोडियल पार्ट यानी कि ये जो है आपका लघु बीजाणुधानी है और इसी के प्राइमोडियल पार्ट में जो है बताया जाता है कि एक कोशिका उपस्थित होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल। अब बताया जाता है कि इस आर्कीस्पोरियल सेल में जो है एक विभाजन होता है जिसका नाम है समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस। तो ये चीजें याद रखिएगा। क्या बोले, परागकोश के प्राइमोडियल पार्ट में एक सेल उपस्थित होता है जिसका नाम है आर्कीस्पोरियल सेल, और इस आर्कीस्पोरियल सेल में जो है क्या होता है, तो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है जिससे 2 कोशिका का निर्माण होता है। एक का नाम है प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरे का नाम है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। तो ये चीजें हम लोग लिख लेते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। क्या बोला जा रहा है कि ये जो परागकोश होता है, परागकोश के प्राइमोडियल पार्ट में जो है आर्कीस्पोरियल सेल उपस्थित होता है जिसमें एक माइटोसिस सेल डिवीजन होता है जिससे 2 सेल का निर्माण होता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरे को बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजीनस जो है सेल है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो इसके अंदर जो 2 सेल का निर्माण हुआ इसके द्वारा, ये 2 सेल है, ये दोनों सेल में से प्राइमरी पेराइटल सेल के में जो है लगातार
लगातार जो है समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है या बोल सकते हैं लगातार विभाजन होता है, जिससे मिलनी रूप से 3 परतों का निर्माण होता है, जिससे मिलनी रूप से 3 परतों का निर्माण होता है। कौन कौन? तो आप लोग को बताए थे एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और जो है एक टेपिटम। ये चीजें याद रखिएगा, जिससे जो है 3 परतों का निर्माण होता है। और जैसे कि एक लेयर बन जाएगा, फिर से यहाँ पे फिर से एक लेयर बनेगा और फिर से एक लेयर बनेगा, तो ये 3 परत बन गया, आपका 3 लेयर बन गया। तो ये चीजें याद रखिएगा, यानी कि 3 परतों का निर्माण जो है इस लघु बीजाणुधानी के अंदर जो है आपके प्राइमरी पेराइटल सेल के द्वारा होता है। और इसके बाद जो है बताया जाता है कि जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल होता है, इसमें जो है इसमें रूपांतरण होता है और ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इसके अंदर एक और सेल प्रेजेंट होगा। फिर से एक बार समझिएगा, देखिएगा, आर्चियोस्पोरियल सेल है, इसमें जो है माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, जिससे 2 सेल का निर्माण हुआ। एक का नाम है प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरे का नाम है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। अब ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है, मान लीजिए ये प्राइमरी पेराइटल सेल है, इसमें लगातार विभाजन होगा, जिससे पराग कोश में जो है 3 परतों का निर्माण हो जाता है। एक को बोलती है एपिडर्मिस, छोड़ करके बाकी जो भी लेयर है उस सब के सब जो है इसी के द्वारा बन रहा है। क्योंकि देखिएगा इसके अंदर जो है 4 परत था और ये जो सबसे बाहर वाला लेयर है ये तो पहले से ही मौजूद होता है, एपिडर्मिस पहले से ही होता है। लेकिन इसके बाद जो एंडोथीसियम बना, ये वाला परत, दूसरा परत, ये एंडोथीसियम जो है ये किसके द्वारा बना? प्राइमरी पेराइटल सेल के द्वारा। क्यों बना? क्योंकि इसमें लगातार समसूत्री विभाजन हो रहा था, जिससे बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो रहा था, जिससे 3 परतों का निर्माण होता है। एक एपिडर्मिस छोड़ करके एंडोथीसियम, दूसरा मिडिल लेयर और तीसरा जो है आपका टेपिटम। ये तीनों लेयर का निर्माण हो जाता है। इसके बाद ये जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है, ये कोशिका जो है रूपांतरित होकर के जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, यानी कि वो कोशिका प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में बदल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में लघु बीजाणु मातृ कोशिका। यानी कि मान लिया जाए ये जो है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है, तो ये जो है अब जो है बदल गया जाकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल में। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में जो है माइटोसिस नहीं होकर के मियोसिस होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिससे 4 गो परागकण का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोल देते हैं लघु बीजाणु जनन। कहने का मतलब कि परागकोश के प्राइमोर्डियल पार्ट में आर्कियोस्पोरियल सेल उपस्थित होता है और इस आर्कियोस्पोरियल सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, जिससे 2 कोशिका का निर्माण होता है, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल में लगातार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 3 परतों का निर्माण होता है और जिसमें से एक पहला परत जो है एंडोथीसियम हो गया, दूसरा जो है मिडिल लेयर और तीसरा टेपिटम। और उसके बाद ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल में बदल जाता है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में बदल जाता है। ये चीज याद रखिएगा। और इस लघु बीजाणु मातृ कोशिका में मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिससे 4 गो परागकण या लघु बीजाणु, इसको हम लोग परागकण या इसको हम लोग लघु बीजाणु बोलेंगे, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो ये जो है पूरा प्रक्रिया आपका क्या कहला गया? तो लघु बीजाणु जनन कहलाया। समझ में आ गया होगा अब तक। लास्ट बार है कि परागकोश है, परागकोश के प्राइमोर्डियल पार्ट में आर्कियोस्पोरियल सेल है। इस आर्कियोस्पोरियल सेल में माइटोसिस होता है। माइटोसिस जब भी होगा तो एक सेल से 2 सेल, मान लिया जाए कि ये जो है आपका आर्कियोस्पोरियल सेल है, तो इसमें जो है माइटोसिस होगा तो 2 सेल का निर्माण होगा, जो यहाँ पे हम दिखाए थे 2 सेल। और ये पहला जो ये वाला है इसको प्राइमरी पेराइटल सेल बोलते हैं। इस कोशिका में लगातार विभाजन होगा, जिससे जो है बताया जाता है कि बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण होता है और कई परतों का निर्माण होता है। मेले रूप से 3 परत का निर्माण होता है, जिसमें सबसे पहला एंडोथीसियम, दूसरा मिडिल लेयर और तीसरा टेपिटम। ये तीनों लेयर का निर्माण जो है पूछेगा तो किसके द्वारा? तो प्राइमरी पेराइटल सेल के द्वारा।
और ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो है बदल जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिससे 4 गो परागकण का निर्माण होता है, और यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो आई होप आप लोग पूरी तरह से समझ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत है या कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम फिर से उसको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप जो है पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसको जा करके देख लें, क्योंकि डायरेक्टली अगर इस वीडियो पे आप आए हैं और इसको देख करके आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो कृपया कर पहले वाले वीडियो यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके 3-4 पार्ट बना हुआ है, और इन सारे पार्ट को आप पहले देखिए और उसके बाद जो है इस वीडियो को देखिए। और आप लोग जो है जल्द से जल्द जो है मेरे जो है चैनल का सब्सक्राइब बढ़वाइए, और भी बहुत सारा जो है वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आने वाले। तो बस आज के लिए इतना ही।